नमस्कार, मैं प्रशंसा आप सभी का रिपोर्ट भारत में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं कर्ण शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हैं और कांग्रेस पार्षद हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत हमें समय देने के लिए। जी। सर आपसे हम चर्चा करेंगे कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पे और कुछ ज्योतिष के ऊपर। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपके पिताजी पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी भाजपा से जुड़े हैं और आप कांग्रेस से। देखिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे पिताजी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में रुचि रखते हैं और भगवान की कृपा से अब तक लगभग 50 से अधिक देशों में भ्रमण कर चुके हैं और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वो विदेश जाते हैं और बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वो राजनीतिक सेवा के लिए मेरा कांग्रेस में आना पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं करता, निर्भर भी नहीं करता। मैं 2008 से ही एनएसयूआई से जुड़ा रहा और एनएसयूआई से जुड़ने के साथ ही मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से एनएसयूआई कांग्रेस की विचारधारा गरीब तबके को, सभी लोगों को साथ में लेकर समभाव रखते हुए सभी धर्मों को लेकर और उनकी उन्नति विकास के लिए अग्रसर थी। मैं राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर, आदरणीय सचिन पायलट साहब से प्रभावित होकर और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मैं जुड़ा। आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से किसे बेहतर नेता मानते हैं? देखिए कि संगठन में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान में युवाओं को मौका देने के लिए और आगे आगामी समय में देखा जाए राजनीति का भविष्य है और पायलट साहब इसमें एक बड़े फेस के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि पायलट साहब ने कई युवाओं को मौका दिया है, राजनीति को बखूबी समझते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे पायलट साहब की जो कार्यशैली है वो ज़बरदस्त है, सभी लोगों को प्रभावित करती है। ज्योतिष के हिसाब से राहुल गांधी के जो ग्रह हैं वो अभी क्या कह रहे हैं? आ, अभी वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी के जो ग्रह है, जैसा कि जो मुझे समय ज्ञात हुआ, ऑनलाइन ही मुझे पता चला कि इंटरनेट के माध्यम से कि राहुल गांधी जी का जो समय, उसके हिसाब से राहुल गांधी जी का समय ज़बरदस्त अभी आने वाला है। 2026 में आप देखेंगे कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मोदी जी उसके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। देखिए आप 2025 में 30 मार्च के बाद में समय इतना ज़बरदस्त तेज़ी से बदला है, क्योंकि शनि ने भी अपनी राशि परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा और मोदी जी का अभी सितारे गर्दिश में है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो वो आपको सबको सामने देखने को मिल भी रहा है। सर आपकी राजनीति की क्या दिशा है? आप विधानसभा या लोकसभा या संगठन से जुड़े हैं? देखिए इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा भविष्य तय करेगी हमारी पार्टी अगर मुझे संगठन में सेवा करने के लिए कहेगी तो मैं संगठन में काम करूंगा, फील्ड पे काम करने के लिए कहेगी तो मैं फील्ड पे काम करूंगा। ये सब कुछ तय करना है पार्टी को, जैसा भी पार्टी का आदेश होगा मैं वैसा काम करूंगा। तो भाजपा बार बार डबल इंजन सरकार की बात करती है, कांग्रेस पर इसका क्या कहना है? देखिए डबल इंजन की सरकार पे जो बात कर रही है, तो डबल इंजन की सरकार हमने देखी कि किस तरीके से फुस हो गई, राजस्थान में कहीं विकास नहीं हो रहा। डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। अब तो नगर निगम में भी इनकी सरकार है, नगर निकाय सरकार इनकी हो गई, शहरी सरकार भी है, साथ में प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार है, लेकिन विकास के नाम पर 1 रुपया नहीं खर्च हो पा रहा। आप सांगनेर विधानसभा की बात करें, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहाँ पर लोगों ने मुख्यमंत्री जी लापता के पोस्टर लगाए, जो भी काफ़ी वायरल हुआ था। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्रों में ये स्थिति है कि गड्ढे नहीं भरे जा सके। तो आप लगा सकते हैं कि राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनाकर वो जानती है, राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता, महाराणा प्रताप की भूमि रही है, कि किस तरीके से इनकी लगाम को खींचनी है और ठीक करना है। 2028 में जनता इसको ठीक कर देंगी। तो भजनलाल जी के लिए कहा जाता है कि उनके साथ लक फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है उनकी दिल्ली में, उसके बाद से काफ़ी सवाल जो है वो जनता के मन में या दूसरे लोगों के मन में भी आ रहे हैं। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री जी का लक तो काम करता ही है, तभी तो वो मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको अब ये देखना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, किस तरीके से राजस्थान में विकास कराया जाए, आम जनता को राहत मिले,
प्रदेश की राजधानी जयपुर में ये स्थितियाँ बनी हुई है कि पिछले 10 दिन में 8 चोरियाँ हुई है, जो 8 चोरियाँ घरों में अंदर घुसकर लोगों ने करी। तो चोरों के हौसले बुलंद है, राजस्थान पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही और मजबूती से सरकार जो चलानी थी वो ये चला नहीं पा रहे। नहीं तो ये पक्ष का रोल निभा पाते बीजेपी वाले, नहीं ये विपक्ष का रोल निभा पा रहे। सर, आने वाले चुनाव में आप अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए कि आगामी चुनाव अभी नगर निगम का है जी। और अभी तो यही देखना है कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की है कि कब ये चुनाव कराएंगी, क्योंकि चुनाव तो नवंबर में होने हैं। लेकिन आपने देखा है पिछले 6 महीने में चुनाव जहाँ जहाँ होने थे नगर पालिका में, वहाँ ये चुनाव नहीं करा पाए। कल ही राजस्थान हाईकोर्ट ने डांटा है कि अगले 6 महीने में आप चुनाव कराए और प्रशासक हटाए। लेकिन लगातार संविधान की हत्या हो रही है, चुनाव नहीं हो रहे, नगर निकाय चुनाव लोग बाग नहीं करा रहे। लेकिन नगर निकाय चुनाव कराने से या छात्र संघ के चुनाव कराते तो नए लोगों को मौका मिलता, पार्टी में जो सेवा करना चाहते हैं, जो लगे हुए हैं लगभग 10 साल से 15 साल से, उन लोगों को भी मौका मिलता। तो ये देखना होगा कि कब ये चुनाव कराते हैं और बाकी जो मुझे पार्टी आदेश करेगी उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। सर, आपके पिता जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रहे हैं, और इस चीज़ ने आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेरे पिताजी भगवान के ईश्वर के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो हनुमान जी महाराज का इष्ट रखते हैं और राम जी की साधना करते हैं। तो भगवान की कृपा से उनका ज्योतिष में नाम हुआ, उनके अनुयायी पूरे विश्व भर में है। तो लगातार विश्व की यात्रा पे भी जाते हैं और वहाँ जाकर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो धर्म और आध्यात्मिकता ये हमें बचपन से ही मिली, डीएनए में मिली। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं राजनीति में लोगों की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं काम करता हूँ। और मुझे भी राजस्थान की जनता ने जयपुर शहर में वार्ड नंबर 134 से मुझे आशीर्वाद देकर सदन के अंदर पहुँचाया। तो मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों की मैं मदद कर सकूँ, चाहे व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी कास्ट का हो। कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति अनुराग नहीं होना चाहिए। जीतने तक आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन जब एक बार आप कुर्सी पर जीत कर बैठ जाते हैं उसके बाद में आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। आपको समभाव देखते हुए सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। इस बात पे हमको विचार करना चाहिए कि हमारा देश, हमारा शहर कैसे सुंदर हो, कैसे जयपुर साफ सुथरा शहर बने। क्योंकि आप ये देखिए कि इंदौर पिछले लगातार 9-10 सालों से नंबर 1 सिटी का खिताब जीत रहा है साफ सुथरी में। लेकिन हमारा जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों ही, जहाँ पर भाजपा के बोर्ड है, लगातार पिछड़ रहे हैं। पैसा खर्च हो रहा है लेकिन काम नहीं करा पा रहे, क्योंकि दोनों मेयर अपने काम धंधों में मस्त है और जनता त्रस्त है। कई बार मैंने धरना प्रदर्शन भी इस बात को लेकर किया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई ये लोग करते नहीं है, क्योंकि भाजपा का जनता से कोई सरोकार लेना देना ही नहीं है। सर, ज्योतिष का जिक्र है और यूथ की अगर मैं बात करें तो यूथ अब जेनजी ज़्यादा हो गए हैं। तो आजकल के जेनजी जो है उनका मानना ये है कि कुछ नहीं होता है, नक्षत्र ग्रह कुंडली मिलानी कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि क्या बिल्कुल ज्योतिष का हमारे जीवन पे पूरा पूरा असर है या कैसे? देखिए, ज्योतिष का असर तो होता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्मण्यवादी कार्यस्तु माँ फलेषु कदाचन है। गीता में जब युद्ध चल रहा था तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया और कहा कि तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें अर्जुन केवल अभी अपना कर्म करना है। उसी तरीके से रामचरितमानस में भी वर्णन मिलता है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जसु करो तसु फल चाका। तो मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा भविष्य में उसको उसके आधार पर ही फल मिलेगा। लेकिन ज्योतिष भी अपनी भूमिका रखता है, और ज्योतिष में आप देखेंगे कि आप उस भूमिका के, आप जब अपनी जन्म पत्री किसी से पढ़वाते हैं, दिखवाते हैं, तो वो ज्योतिषी आपको बताता है कि आपको इस फील्ड में काम करना चाहिए। अगर आप उस दिशा में काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप भगवान की शक्ति है ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे वैदिक ज्योतिष पूरी एक साइंस की तरह काम करती है। सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है, जिसे हमें परिवार में पिता का दर्जा देते हैं।
सूर्य को। माता को मन का ग्रह मानते हैं, तो माता हमारी चंद्रमा है। घर में अगर आप माँ की सेवा करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। जी। आपके बड़े भाई बहन हैं तो मंगल है, तो आप जैसे बड़े भाई बहनों से या छोटे भाई बहन के साथ में अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। आप शराब नहीं पिएंगे या किसी तरीके का धूम्रपान नहीं करेंगे तो आपका राहु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शनि जनता से जुड़ा हुआ ग्रह है, आप जनता के साथ में अच्छे से रहेंगे, बातचीत करेंगे, मन मुटाव नहीं रखेंगे, उनके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, उनके लिए काम करेंगे तो आपका शनि ग्रह अच्छा हो जाएगा। आपकी वाइफ है वो शुक्र ग्रह का प्रतीक मानेगी, तो आप जैसे वाइफ के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, उनको खुश रखेंगे तो आपका शुक्र अच्छा होगा। बच्चे केतु का रूप मानते हैं, आप बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार रखिए, बच्चों को खुश रखिए, बच्चों के साथ में अच्छे से बोलचाल करिए तो आपका ऑटोमेटिक केतु अच्छा हो जाएगा। तो ज्योतिष इम्पैक्ट करती है, लेकिन कर्म भी प्रधान है। कि एक तो ये कि मुस्लिम धर्म में इस तरीके से बोला जाता है कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, सारी जो भी वो अपने इस जीवन में कार्य करते हैं, जिहाद है या जो भी है, वो सब उस फ्यूचर को लेके बात करते हैं जो फ्यूचर का उनको खुद को भी नहीं पता है। जी, तो इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, तो आप उसके लिए देखिए कि मैं तो ये कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस्लाम धर्म क्या कहता है, लेकिन मैं सनातन धर्म की बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये कहा गया है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम और फल अच्छा ही आएगा। जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा है, चाहे वो 100 गज का हो, 200 गज का हो, 2 बीघा हो, 10 बीघा हो, उसमें जहाँ जहाँ आपने आम के पेड़ बोए हैं तो वहाँ से आम प्राप्त होगा, जहाँ आपने बबूल के पेड़ बोए हैं वहाँ से कांटे मिलेंगे। फल भी आप तभी मिलता है जब ऋतु आती है, तो ऋतु आने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कर्म करने के बाद में फल की प्राप्ति के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उस भूमि का काम क्या है कि जिस तरीके का आपने बीज बोया है उस तरीके का वो परिणाम आपको देंगे। आपने खाद भी लगाया, बीज भी डाला, पानी भी डाला, जलवायु भी वैसा ही है सबके लिए, लेकिन एक पेड़ तो आपको कांटे दे रहा है, एक पेड़ आपको फल दे रहा है, दूसरा पेड़ नीम का है तो वो कड़वा फल दे रहा है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा बीज था वैसा फल आना तय है। तो उसी तरीके से जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। आप किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे तो आपको अच्छा परिणाम भगवान देंगे। होता क्या है कि हम मन में तो पाप रखते हैं और बड़े भाई से द्वेष भावना रखते हैं, छोटे भाई से द्वेष भावना रखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। तो भगवान तो आपको आपके मन से जानता है, आपके विचार से नहीं जानता। वो आपके अंदर जानता है कि किस तरीके का आप काम कर रहे हैं, किस तरीके की आपकी बोली है, उस हिसाब से आपको परिणाम मिलता है। सर, एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आप जनता को किस तरीके से हम अपने धन को बचा सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं, इसके कुछ अगर आसान उपाय अगर आप बता सके तो। देखिए कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है। कलयुग में सभी लोगों को पैसों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा फील होती है, और एक कहावत भी है कि पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होता। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको पैसे बचाने हैं तो आपके लिए उपाय है वैदिक ज्योतिष में, आप वो उपाय करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पर एक व्यक्ति आते हैं जो बोलते हैं कि आप अपने हाथ पे या एक नंबर लिख लीजिए या ग्रीन पेन से लिख लीजिए और वो ऑटोमेटिक पैसा आपके पास में आना लगेगा, या कॉन्वेक्सला बोल दो। हाँ, बहुत सारे होते तो हैं कि आप कॉन्वेक्सला बोलेंगे तो पैसा आएगा। जी। मैं इन बातों को नहीं मानता, वैदिक ज्योतिष भी नहीं मानती। वैदिक ज्योतिष में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है कि आप इस तरीके की शब्दों का उच्चारण करेंगे तो पैसा आएगा। आपको वास्तविकता में अगर पैसा चाहिए और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो उसके लिए मैं आपको वैदिक ज्योतिष के कुछ उपाय बता रहा हूँ, वो आपको करने चाहिए। समी पत्र आता है, समी पत्र का पेड़, उस वनस्पति को भगवान का वरदान है। जो भी समी पत्र को धोकर शुद्ध जल से स्नान कराकर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर डेली अर्पित करेगा, और ऐसा वो 31 सोमवार कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। लेकिन कर्म तो आपको तब भी करना पड़ेगा। तो कर्म के बाद में आप ये उपाय करेंगे तो गारंटेड आपके यहाँ पर
लक्ष्मी आएगी भी और टिकेगी भी। आप माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप विष्णु भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के जाप का पाठ करें डेली प्रतिदिन। अगर 101 दिन आप कर लेंगे तो किसी तरीके की कोई भी धन संपत्ति की दिक्कत आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। कुबेर भगवान का आप जाप कर सकते हैं, या भगवान विष्णु की ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, प्रणत कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। किसी भी मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। क्योंकि धन की 3 गति बताई गई है। किसी व्यक्ति के पास में अगर धन आ भी गया तो 3 गति है, या तो वो व्यक्ति दान कर कर उस धन को पवित्र कर ले और उसका उपभोग करे। सेकंड गति है कि भोग करे, कि आप सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तीसरी गति है धन नाश कर देता है। तो ये तीनों गतियाँ बताई गई है। 8 तरीके की लक्ष्मियाँ होती है। तो वो लक्ष्मी माता चंचल होती है, वो तभी आपके पास में आएगी जब आप अच्छे कर्म करेंगे, साफ सुथरे तरीके से रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे और कर्म आप करेंगे। तो ये जो आजकल ढकोसलाबाजी चल रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, मैं उन चीज़ों को नहीं मानता, मैं उन चीज़ों को नकारता हूँ। और मैं आज दावे के साथ आपके चैनल पे ये बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने मेरे, आप वो यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं कि कॉन्वेल एक्सेल बोलकर अगर धन कमाया तो मेरी बात को गलत सिद्ध कर दे, तो मैं ज्योतिष के बारे में जो मेरे विचार है मैं उनको हर तरीके से नकार दूंगा। सर अपने हिंदू धर्म में शादी से पहले कुंडली मिलान की जाती है जी। बट आजकल बच्चे पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं, शहरों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, अलग रिलीजन्स हो जाते हैं, रिलीजन भी नहीं तो मतलब मॉडर्न की थिंकिंग आ जाती है पूरी। तो अगर उनको कहीं प्रेम होता है आगे, वो उसी से विवाह करना चाहते हैं और कुंडली मिलान में वो विश्वास नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? कुंडली मिलान कितना ज़रूरी है, और अगर बिना कुंडली मिलान की शादी की जाए तो क्या वो शादी सही नहीं होती या चलेगी नहीं? देखिए कि वो तो हम नहीं कह सकते कि किस स्थिति में उस बच्चे ने शादी की है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हमारी सनातन संस्कृति को हम मानते हैं तो कुंडली मिलान करना चाहिए। कुंडली मिलान से ये हमें पता लग जाता है कि बच्चे बच्ची के बीच में कितने गुण मिल रहे हैं, क्या इनका आगे भविष्य रहेगा, ये किस दिशा में काम करेंगे, या इनकी कौन सा दोष है, मंगल दोष तो नहीं है, नाड़ी दोष तो नहीं है। अगर वो दोष होते हैं तो उसका उपाय करके उन दोषों को दूर किया जाता है। जिससे पहले आप देखते थे कि हमारे पूर्वज कुंडली मिलाकर शादी करते थे, तो जब पत्नी बनकर आती थी तो उससे परिवार से उस महिला की लाश ही वापस जाती थी जब तक वो शादियाँ टिकती थी। मेरे कहने का भावार्थ ये है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, तो 3 महीने में भी तलाक हो रहे हैं, 6 दिन में भी तलाक हो रहे हैं, साल भर में भी तलाक हो रहे हैं। तो तलाकों की संख्या भी बढ़ गई। अगर आप ज्योतिष को नहीं मानते तो मत मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसके प्रभाव तुरंत देखने को भी मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ज्योतिष के हिसाब से हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जिसने हमारी संस्कृति को माना है। हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है कि हम भगवान को माने, ईश्वर को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे लिए जाते हैं परिवारजनों के साथ में, तो वो शादी लंबे समय तक टिकती है। सर आपने अभी जो कहा है उसी में से ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि 2-3 महीने में अगर कुंडली मिलान के बिना वो शादी करते हैं, अपने बिना ग्रहों के मैच के अगर वो शादी करते हैं तो शादी टूट जाती है। तो क्या सिर्फ जो चीज़ें कुंडली में लिखी हुई हैं किसी भी इंसान की, उसी के हिसाब से उसका पूरा जीवन चलता है, या किसी का बेसिक नेचर भी रिश्तों को बचाने में या तोड़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है? किसी का व्यवहार, किसी का बर्ताव क्या इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, या सिर्फ जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका ये समय खराब है तो वो ये करेगा, उसका ये समय खराब है तो ये करेगा, बट किसी इंसान का बेसिक नेचर अगर कि मतलब मैं समझना चाह रही हूँ कि बेसिक नेचर किसी का और जो चीज़ कुंडली में लिखी हुई है ये आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं? क्योंकि हर चीज़ जैसे मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ तो वो सीधा सीधा बोल देते चाहे वो पर्सन कितना ही अच्छा कर रहा हो, बट नहीं इसका ग्रह खराब है, ये कितना भी अच्छा कर ले इसके साथ अच्छा होगा ही नहीं। तो इसके ऊपर आप नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी व्यक्ति का बेसिक में नेचर अच्छा है, लेकिन
आप अपने स्पाउस का नेचर तो अच्छा है लेकिन आपका नेचर अच्छा नहीं है, या आपका अच्छा सामने वाले का नेचर अच्छा नहीं है, तो इसका पता कुंडली से लगता है। फर्स्ट भाव को लगन कहते हैं। वो लगन व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। तो कुंडली मिलान से फ़ायदा क्या होता है कि जब से मैंने कुंडली मिलाई किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ज्योतिषी ने मिलाई, तो वो बता देगा कि आपका पति या आपकी पत्नी गुस्सा करने वाले हैं, तो आपको उस समय शांत रहना है। अगर आप भी गुस्सा करेंगे तो बात बिगड़ेगी जी। तो क्या होता है कि दोनों में से जो भी समझदार होगा, तो उस स्थिति में जब एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो दूसरा वाला शांत होकर अगर उस बात को टाल देगा तो ऑटोमेटिक रिश्ता बच जाएगा। लेकिन आप सामने से जवाब दे रहे हैं, वो उधर से जवाब दे रहे हैं, तो दोनों में खींचतान हो जाएगी। ईगो उनका सामने आ जाएगा, क्लैश हो जाएगा, और वो एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। उस स्थिति में क्या होगा कि जो उनका संबंध था, प्रेम था, वो विच्छेद हो जाएगा। इसलिए कुंडली मिलाना ज़रूरी भी होता है। लेकिन अगर आपका नेचर अच्छा है और आप कर्म पे विश्वास करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। और भगवान ने वैसे भी रामचरितमानस में कहा है, भगवान श्री राम जी ने, कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है, जिसने साफ मन से काम किया है, उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ, तो उसका काम कभी बिगड़ नहीं सकता। जी सर, शनि के 7.5 से हर कोई डरता है, तो शनि को सही करने के क्या उपाय आप बताएंगे? देखिए, मैं पर्सनली है ना शनि ग्रह को बहुत अच्छा ग्रह मानता हूँ, और वैदिक ज्योतिष में भी ऐसा विवरण मिलता है कि शनि ग्रह आपको अनुशासित बनाते हैं। अगर शनि ग्रह आपके अच्छे हैं तो आपको धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। आपका पब्लिक से रिलेशन अच्छा होना चाहिए तो शनि ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। आपके अपने छोटे भाई से रिलेशन अच्छे हैं, पिता के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तब भी शनि अच्छा हो जाता है। लेकिन हम आलस करते हैं, या झूठ बोलते हैं, या धूम्रपान करते हैं, या किसी तरीके से मदिरे का सेवन करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका शनि बेकार हो जाएगा। शनि के 2 ग्रह हैं, राहु और केतु। शनि खुद कुछ काम नहीं करते, राहु और केतु जो उनके ग्रह है, वो उनके दूत है, वो ही काम करते हैं। शनि ग्रह को आपको अच्छा करना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने मंगल को मजबूत करें। मंगल को मजबूत करने के लिए आप हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकते हैं, मंगलवार को उपवास कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। या फिर आप गुरु को अच्छा कर ले, तो गुरु को ऑटोमेटिक अच्छा करने से शनि ग्रह अच्छा हो जाता है। या सूर्य को बलवान कर ले, तब भी शनि ग्रह अच्छा हो जाता है। और इनको अच्छा करने के लिए सिर्फ आपको इनके बीज मंत्रों का जाप करना है, बाकी किसी भी तरीके का कोई जादू टोना आपको नहीं करना। मैं वैदिक मंत्रों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, बीज मंत्रों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप उनके जाप करें तो अच्छा हो सकता है। या किसी पंडित को बुलाकर आप करवा सकते हैं अपने घर पर, या फिर कोई उसकी छोटी मोटी रेमेडी आप कर सकते हैं। जैसे आप शनि को गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन पीला सरसों का तेल जाकर अर्पित करेंगे तो गुरु की कृपा से ऑटोमेटिक शनि आपका अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीला जो कलर होता है वो गुरु का कारक होता है, और सरसों का तेल वो भी पीला होता है, और जब निकलने के बाद में होता है तो उसका रंग भी पीला हो जाता है। तो जैसे आप शनि भगवान को अर्पित करेंगे तो ऑटोमेटिक शनि देवता आप पर कृपा करना शुरू कर देंगे। या फिर आप गुरुद्वारे में जाकर 9 किलो मूंग की या फिर चने की दाल आप जाकर दान करने से भी शनि ग्रह आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। क्या सर सच में ग्रह नक्षत्र का राजनीति पर या फिर चुनाव के नतीजों पर असर पड़ता है? बिल्कुल 100% पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ मेहनत करने के बाद में राजनीति में सफलता नहीं मिल पाती, और कोई व्यक्ति भाग्य के प्रभाव से तुरंत ही उच्च पद पर प्राप्त हो जाता है। तो ये सारे ग्रह करवाते हैं। भगवान राम जी का अगले दिन राज्याभिषेक होना था, लेकिन उनके ग्रहों ने चाल बदली, और अर्धरात्रि के बाद में जैसे ही ग्रहों की चाल बदली तो अगले दिन उनको वनवास जाना पड़ा। और जब ग्रह अच्छे हुए तो भगवान राम जी वापस आए, और वापस आने के बाद में उनको राजगद्दी प्राप्त हुई। उसी तरीके से जिस व्यक्ति के जीवन में ग्रह अच्छे होते हैं तो उसको राजगद्दी मिलती है, सत्ता का सुख मिलता है, या सत्ता से कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। जो व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहते हैं तो उन लोगों को कम से कम
अपने 3-4 ग्रह हैं उन पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो सूर्य देवता हो, शनि जो जनता से जुड़ा हुआ है, राहु जो कलयुग में भगवान का एक दर्जा मिला हुआ है, हालांकि वो राक्षस ग्रह है लेकिन आप उनको भगवान की तरह मान सकते हैं। और साथ में आपका अगर गुरु की दशा चल रही है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन ये प्रमुख रूप से 4 ग्रह है, चंद्रमा, सूर्य, राहु और आपका गुरु। तो ये अगर है ठीक तो आपको सत्ता का सुख मिलेगा। सर, क्या आप मानते हैं कि राजनेता जो हैं वो ज्योतिष से सलाह करके ही अपने आगे के फैसले लेते हैं? देखिए, बिल्कुल आपका क्योंकि आप सवाल वाजिब ज्योतिष भी है। हैं और आप पार्षद भी हैं, तो जी, मैं आपको आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े राजनेता हैं वो अपने जीवन में अपने गुरु को रखते हैं और उनसे बातचीत कर कर ही निर्णय लेते हैं, क्योंकि बिना ज्योतिष से सलाह के मैंने आपको बताना चाहूँगा कि बड़े से बड़े मेरे पिताजी के पास भी कई लोग हैं राजनेता जो सलाह लेते हैं, बिजनेसमैन है वो भी सलाह लेते हैं, बॉलीवुड्स के एक्टर है वो भी आते हैं, वो भी सलाह लेते हैं कि क्या गुरुजी हमें ये काम करना चाहिए या ये काम करें तो कब करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ हमारी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, या ये व्यक्ति हमें सूट करता है या नहीं करता, या किस पार्टी में हमको सेवा करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपना महत्व रखती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा कि आपके परिवार में आपके 4 भाई हैं, भाई तो चारों है लेकिन उसमें से एक भाई ऐसा होता है या 2 भाई ऐसे होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम फंसे हो लेकिन वो हमको सपोर्ट करते हैं जी। जबकि भाई तो चारों हैं, सबको बराबर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक भाई का विशेष आपके प्रति लगाव रहता है, आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही आपको ज्योतिष में कौन सी पार्टी सूट कर रही है, कौन सी नहीं सूट कर रही, इसका आकलन करते हैं। तो एक ये फैसला ज्योतिष के हिसाब से लिया जाता है कि आप भाजपा में जाएंगे या आपको कांग्रेस में रहना चाहिए? ये देखिए, ये व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसकी विचारधारा किस पार्टी से मिल रही है। ज्योतिष ये तो अपना कैलकुलेशन है, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी पार्टी सूट करती है, लेकिन आप किस पार्टी में जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, वहीं दूसरे नेता का ग्राफ लगातार गिरते हुए जा रहा है। और ये होगा, 100% होगा। राहुल गांधी जी का 2026 का समय ज्योतिष के हिसाब से ऐसा आ रहा है कि सारे लोग उनकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। सचिन पायलट साहब दिन प्रतिदिन लगातार मजबूत होते जाएंगे। तो भारत के भविष्य को लेकर आपके ग्रहों की दिशा क्या संकेत देती है? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल रहने वाला है। भारत अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा और वापस से कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ होगी और कांग्रेस के राज में भारत बहुत आगे तेजी से बढ़ेगा और युवा एक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में उभर कर सामने आएगा, जिसके नेतृत्व में सरकार भी बनने की संभावनाएं नजर आती है। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशंस करना, वर्तमान समय परिस्थिति को सबको ध्यान में रखकर वो कैलकुलेशन की जाती है। मैं आपको इसी के साथ बताना चाहूँगा कि 2029 में आप देखेंगे कि विपक्ष में जो बैठे हुए हैं आज कांग्रेस पार्टी, ये सत्ता की ओर बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। सर, क्या 2029 तक भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है? मैं 2029 का तो नहीं कह सकता, लेकिन भारत की लगातार लोहा पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ेगा और भारत आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा जाएगा। और जैसे जैसे भारत अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को फॉलो करेगा, हमारे देश के लोग, तो आप देखना कि भारत ऑटोमेटिक मजबूत स्थितियों में बनता हुआ नजर आएगा। आज भी हम मजबूत हैं और आगे भी और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, लोग कहते हैं कि राजनीति भाग्य और मेहनत का मेल है। आपके हिसाब से इसमें ग्रहों की क्या भूमिका है? बिल्कुल सही बात है कि भाग्य का भी होना जरूरी है और कर्म का होना भी जरूरी है। अगर आप कर्म कर रहे हैं और आपके भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखी हुई, तो मेरा मानना है कि वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन आपके भाग्य में है और आप कर्म भी नहीं कर रहे, तब भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए व्यक्ति को कर्म प्रदान भी होना चाहिए और मैं खुद कर्म प्रदान हूँ। तो मेरा मानना है कि 80% आपको कर्म करने चाहिए,
20% भगवान को साक्षी मानकर उनको ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देवता है, आप उनको अपना आप साक्षी बनाए कि भगवान मैंने मेरा कर्म कर दिया, अब फल देना आपके हाथ में, तो आपके साथ में हमेशा अच्छा होगा। और ज्योतिष के हिसाब से भी मैं आपको बताऊँ कि इसमें भूमिका बड़ी रहती है महत्वपूर्ण। आपका अगर राजा का ग्रह, जैसे हम सूर्य मानते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों का राजा है सूर्य जी। सूर्य मजबूत होना चाहिए। मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए। राहु, जिसे सिर्फ सिर कहा जाता है, वो भी मजबूत होना जरूरी है। तब जाकर आपकी राजनीति में सफल होने के चांस बनते हैं। अब वो आपकी जन्म पत्री में कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे योग के साथ बैठे हुए हैं और किसकी दृष्टि किस ग्रह पे पड़ रही है, वो कैलकुलेशन के बाद में बता सकते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस तो है ही राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम, बट इसके अलावा तीसरे गुट की जो तैयारी हो रही है, इसको लेके आप क्या अभी अनुमान लगा पा रहे हैं? देखिए कि और जो नए नेता जो हैं वो फील्ड में जी। अभी परफॉर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इनको लेके आप इनके भविष्य को या राजस्थान के भविष्य को इनसे जोड़ के आप किस तरीके से देखते हैं? आप देखिए कि जिस तरीके से राजस्थान में कल्चर रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार जी। बीजेपी, तो 2028 में रिपीट होता हुआ वापस नज़र आ रहा है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। हालांकि ये कहना अभी आप लोगों को जल्दबाजी लग रहा होगा, लेकिन राजस्थान की जनता ने ऐसा मन बना लिया है, आज पूरे प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं कि सरकार से सब लोग त्रस्त है, आम व्यक्ति त्रस्त है, किसान, मजदूर, गांव ढाणी सब लोग परेशान हैं। तो 2028 में वो परिवर्तन तो होना तय है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं राजस्थान की राजनीति में कि युवा लोग राजनीति में आए हैं, विधायक बन गए, और विधायक बनने के बाद में वो डिफेंडर कार है या रेंज रोवर कार है, इन गाड़ियों से वो चल रहे हैं, और उनके काफिले में 7-7, 8-8 कार रेंज रोवर है। और उनके घर का जब बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो पता चलता है कि किसी के पिताजी साधारण टीचर हैं, किसी के पिताजी किसान परिवार से, किसी के पिताजी कुछ अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, किसी के पिताजी कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी अगर ये लोग इस तरीके की कारें लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि राजनीति में अगर आपको आना है तो आपके पास में कारें होनी चाहिए, आपके पास में संसाधन होने चाहिए। जबकि राजस्थान में मैंने कभी भी ऐसा नहीं पाया कि आप गरीब परिवार से भी हैं तो आप वहाँ से निकलकर, अगर आपकी सेवा भाव है तो आप राजनीति का प्लेटफॉर्म चुनकर सेवा कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इसके पीछे अगर जब जांच की जाए, देखा जाए, तो ये लोग राजस्थान के युवाओं को गुमराह कर कर, उनको गलत लाइन पर ट्रैकिंग पर डालकर, उनका माइंड वॉश कर कर, गलत कामों में उनको ढकेल कर इस तरीके के अपने संसाधन बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि लोकप्रियता ज़बरदस्ती में बनाई जा रही है, ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा हुआ जा रहा है। और इसी तरीके को लेकर जब राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव की बात थी तो गहलोत साहब ने भी एक बात कही थी कि लोग बाग आते हैं यहाँ पढ़ाई करने, लेकिन अपने बच्चों को इस तरीके के माहौल में भेजना नहीं चाहते, क्योंकि 30-30 लाख रुपए पर मंथ ये खर्च कर रहे हैं, 3 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं छात्र संघ का चुनाव जीतने के लिए। तो छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, लेकिन एक अच्छी दिशा में हम उसको ले जाए, तब जाकर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं और उसको एक नई दिशा दे रहे हैं, तो वो गलत है। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या 2025 से 30 का कालखंड राजस्थान और भारत की राजनीति में बड़े बदलाव लेकर आएगा? देखिए 2030 में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2027 के बाद में, तो एक बड़ा बदलाव आ रहा है पूरे देश की राजनीति में। राजस्थान की राजनीति में तो आना तय है कि आप देखेंगे 27 के बाद में राजस्थान की राजनीति में वर्तमान परिस्थितियाँ सरकार के खिलाफ हो जाएगी और भारत का भविष्य 2029 के बाद में अचानक बदलेगा और नया सत्तारूढ़ कोई ना कोई व्यक्ति बनेगा। लेकिन इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखिए कि 2025 इसका टोटल करते हैं तो 9 नंबर आता है, 9 मंगल का अंक है। इस साल आपने देखा कि वायु दुर्घटना हुई है, लेकिन अभी हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। सितंबर का महीना कहीं ना कहीं एक बड़ी आगजनी
या वायु दुर्घटना वापस से कहीं देश में होने की संभावनाएं व्यक्त करता है। तो हमें उसमें एक सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। साथ ही आप देखिए कि कहीं ना कहीं बड़ी भूकंप या फिर त्रासदी होने की भी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है, तो उसमें भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 2030 में जैसा आपका सवाल है कि 2030 में बड़ा बदलाव होगा या नहीं होगा, तो मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ कि 2030 में 29 की जो राजनीति होगी वो 2029 में अगर आप टोटल करते हैं तो 13 अंक आएगा। 13 का टोटल वापस करेंगे तो 4 राहु का अंक है, तो बड़ा बदलाव अचानक आएगा, तय है बात। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपोर्ट भारत को समय देने के लिए। आशा करते हैं आपसे जल्दी मुलाकात हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद।